कमांडो तराबी एक तरफ और शाहद अली शेर खान को लेकर दूसरी तरफ निकल गया। शाम हो चुकी थी। कुछ देर बाद ही रात के अंधेरे ने पहाड़ियों को अपनी तारीख दामन में छिपा लिया। शाहद अली पहाड़ी जंगल के खुफिया रास्तों से होकर जा रहा था। 1.5-2 घंटों के बाद वो टारगेट के हसास इलाके से बहुत दूर निकल चुके थे। वो एक वादी में गुजर रहे थे जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां खड़ी थी। वादी में अंधेरा छाया हुआ था। शेर खान ने कहा, शाहद अली, मैं ये इलाका पहली बार देख रहा हूँ। शाहद अली बोला, मुझे खुद इस तरफ आने का बहुत कम इत्तेफाक हुआ है। वो बातें कर रहे थे कि गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। शाहद अली ने कहा, यह फौजी हेलीकॉप्टर की आवाज है, इस तरफ छुप जाओ। वो दोनों एक झाड़ी के पीछे बैठ के अचानक आसमान पर एक दूसरे के पीछे 2 हेलीकॉप्टर नमदार हुए। इनके नीचे सच लाइटें रोशन थी जो गोल दायरे की शक्ल में वादी में एक तरफ से दूसरी तरफ को चली जा रही थी। हेलीकॉप्टर ने वादी के ऊपर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वादी में खेत और खुली जगह थी। हेलीकॉप्टर की रोशनियों के दायरे सारी वादी को घंगार रहे थे। शेर खान ने कहा, शाहद अली, क्या ख्याल है? शाहद अली ने कहा, इस वक्त दौड़कर पहाड़ियों की तरफ जाना खतरनाक साबित हो सकता है। हेलीकॉप्टर बड़ी नीची परवाज कर रहे हैं, इनकी सर्च लाइट रोशनी हम पर पड़ सकती है, इसलिए हमें यहीं छुपकर बैठे रहना चाहिए। शेर खान ने कहा, मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर रहे हैं। शाहद अली बराबर हेलीकॉप्टर को वादी के ऊपर काफी नीचे आकर चक्कर लगाते देख रहा था। इसने कहा, हमारे पास काफी असला है, हैंड ग्रेनेड भी हैं, हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन फौजी हेलीकॉप्टर कुछ देर तक वादी के ऊपर चक्कर लगाने के बाद जिधर से आए थे इसी तरफ वापस चले गए। इनके जाने के बाद शाहद अली और शेर खान ने दोबारा अपना वापसी का सफर शुरू कर दिया। इन एक और वादी में से गुजरकर काफी फासला तय करने के बाद इस छोटे जंगल में दाखिल होना था जहां इनकी खुफिया पनाहगाह थी। आती दफा इन्होंने खच्चरों पर रास्ता तय किया था और किसी दूसरे रास्ते से आए थे। जाती दफा शाहद अली एक ऐसे रास्ते पर जा रहा था जो पहाड़ी गाड़ियों और पहाड़ी नालों में से होकर जाता था। यह रास्ता अगरचा दुश्वार गुजार था मगर इसका फासला कम था। वादी को एक बार फिर रात की तारीकी ने अपनी लपेट में ले लिया था, मगर इन दोनों की निगाहें सितारों की रोशनी में बड़ी आसानी से रास्ता तलाश कर सकती थी। रास्ते में एक छोटा सा पहाड़ी गांव भी आ गया जिसकी ढलानी छतों वाले लकड़ी के पुराने मकानों पर अंधेरा छाया हुआ था। वो गांव से कुछ फासले पर होकर गुजर गए। वादी खत्म हुई तो सामने एक और पहाड़ी आ गई। वो पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद वो दूसरी तरफ उतर गए। दूसरी तरफ एक और वादी थी। इस वादी में एक जगह एक चश्मा नदी की शक्ल में बह रहा था। यहाँ इन्होंने पानी पीकर कुछ देर आराम किया और दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। इसी तरह पहाड़ियों और खड्ड नालों के दुश्वार गुजार रास्तों में से गुजरते दोनों मुजाहिद जब अपनी पनाहगाह पर पहुंचे तो पू फट चुकी थी। कमांडो तराबी थोड़ी देर पहले पहुंच चुका था। दूसरे मुजाहिद भी कमांडो तराबी के साथ जाकर शेर खान और शाहद अली का इंतजार कर रहे थे। अपने मिशन की कामयाबी पर इन्होंने इसी वक्त शुक्राने के 2 नवाफिल अदा किए और सो गए। ये मुजाहिदीन मैदान जंग में दुश्मन से बरसरे बेकार थे। ख्वाह कितने ही थके क्यों ना हों, वो कभी 2-4 घंटे से ज्यादा आराम नहीं करते थे। इस रात को वो सारी रात के जागे हुए थे और कई मील पैदल चलकर आए थे। इसके बावजूद 2-4 घंटे आराम करने के बाद उठ बैठे। अपने मिशन के रद्द-ए-अमल की रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ कि दुश्मन जो बड़ी तोपें कारगिल सेक्टर में नस्ब करने के लिए ला रहा था, 4 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई थीं और 7 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे। इसके साथ ही इन्हें यह भी रिपोर्ट मिली कि भारतीय फौजियों ने गांव-गांव तलाशियां और पकड़ दकड़ शुरू कर दी है और सारी वादी में मिलिट्री इंटेलिजेंस और सीआईडी के आदमी छोड़ दिए हैं। दूसरे दिन रात को वो मुजाहिद भी आ गया जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कश्मीरी लीडर ख्वाजा साहब के बारे में ये खोज लगाने गया हुआ था कि इंडियन आर्मी ने इन्हें किस जगह कैद किया हुआ है। इसने कमांडो तराबी से कहा, हमने मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के जिस आदमी की ड्यूटी लगाई थी वह परसों शाम तक ख्वाजा साहब के बारे में बुरी मालूमात लेकर यहाँ पहुँच जाएगा। इस वक्त कमांडो शेर खान और शाहद अली भी वहाँ मौजूद थे। शेर खान ने कमांडो तराबी से कहा, हमारे आदमी ने जो इतनी देर लगाई है तो इससे मालूम होता है कि कश्मीरी लीडर ख्वाजा असदुल्ला को भारतीय फौज वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ या इससे भी आगे किसी जगह ले गए हैं जहां मुजाहिदीन आसानी से जवाबी कार्रवाई ना कर सकें। मेरा भी यही ख्याल है, शाहद अली ने कहा। कमांडो तराबी ने कहा, भारतीय फौज इन्हें जहां भी ले गई होगी हम इन्हें हर हालत में वहां से जिंदा सलामत निकाल कर लाना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है।
तहरीक आज़ादी अमीर का तकादा भी है। शेर खान बोला, एक बार ये पता चल जाए कि ख्वाजा साहब को भारत में किस जगह रखा गया है, इसके बाद इंशाअल्लाह हम ख्वाजा साहब को मौत के मुंह से भी निकाल लाएंगे। रात के 12-1 बजे तक तीनों मुजाहिद इसी मौजू पर आपस में गुफ्तगू करते रहे। इसके बाद आराम करने के लिए लेट गए। सुबह के वक्त मुजाहिद शहाद अली खुफिया पनाहगाह के पोशीदा रास्ते से निकलकर बाहर वादी की सड़क पर आया तो इसने देखा कि एक जगह कुछ देहाती लोग खड़े हैं। शहाद अली इन लोगों के करीब गया तो देखा कि दरख्त के नीचे एक जोगन औरत आसन जमाए बैठी है। सामने पत्थर की सिल पर लुबान सा लग रहा था। जोगन ने घेरवे रंग की लुंगी के ऊपर इसी की चादर जिस्म के गिर्द लपेट रखी थी। ये चादर इस जिस्म की ओरियानी को बमुश्किल ढांप रही थी। सर के बाल शानों पर बिखरे हुए थे, माथे पर तिलक लगा था, गर्दन में मंकों की मालाएं पहनी हुई थी, आंखें बंद थी, जैसे वो ज्ञान दान में मशगूल हो और दुनिया और माफिया से बेखबर हो। शहाद अली को यूं ही शक सा गुजरा कि ये औरत अगर वाकई जोगन ही है, आसन जमाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब क्यों किया है जो इनकी खुफिया कमी गाह के करीब है। ऊपर से फौजी कार्रवाई की तबाही का वाकया भी ताज़ा ताज़ा हो चुका था। शहाद अली ने एक आदमी से पूछा, ये औरत कौन है? इसने कहा, सुना है बड़ी करनी वाली जोगन है, जम्मू से पैदल चलकर यहाँ तक आई है और आगे गुलकाम की बर्फ पोश चोटियों पर तपस्या के लिए जा रही है। दूसरे आदमी ने आशा से कहा, यह भी सुना गया है कि ये औरत ना कुछ खाती है ना पीती है, किसी से कोई भी पैसा नहीं लेती। मुजाहिद शहाद अली वहीं से वापस मुड़ गया और अपनी खुफिया पनाहगाह में आकर कमांडो तराबी शेर खान को इस जोगन के बारे में बताया और कहा, मुझे खतरा है कि ये जोगन इंटेलिजेंस वालों की औरत है। शेर खान बोला, इसका ऐन हमारी खुफिया पनाहगाह के करीब आकर दोनी जमा कर बैठना हमारे लिए खतरा बन सकता है। कमांडो तराबी ने कुछ सोचकर कहा, हो सकता है हमारा शक सही ना हो और ये वाकई कोई जोगन हो। जम्मू के इलाके में इस तरह की जोगी जोगन अक्सर देखने में आते हैं। बहरहाल हमें इसकी निगरानी करनी होगी। निगरानी के लिए कमांडो तराबी ने शहाद अली की ड्यूटी लगाई। सड़क के किनारे जिस जगह पर जोगन दूनी रमाए बैठी थी, इसके बिल्कुल सामने पहाड़ी की ढलान थी जहां एक पुरानी बावली हुआ करती थी। अब ये बावली सूख चुकी थी और इसका सिर्फ टूटा हुआ चबूतरा ही रह गया था। चबूतरे के इर्द गिर्द घास और झाड़ियों में थोड़ी सी जगह बनाई और वहां बैठ गया। वहां से जोगन इसे नजर आ रही थी। इसके इर्द गिर्द कुछ देर तक लोग खड़े इसे देखते रहे, फिर वो आगे चल दिए। इसके बाद दूसरे राहगीर चलते चलते इसे देखकर थोड़ी देर के लिए ठहर जाते, जोगन के जोबन का नजारा करते और जब जी भर जाता तो चल पड़ते। ये सड़क जहां जोगन आसन जमाए बैठी थी गैर मसरूफ सड़क थी। ये कोई बड़ी सड़क नहीं थी, खेतों और नीम पहाड़ी मैदान में से गुजरती आसपास के देहात की तरफ जाती थी। सड़क पर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर थी। किसी वक्त कोई छकड़ा या साइकिल सवार गुजर जाता। पैदल चलने वालों को भी देहाती कश्मीरी ही थे। शहाद अली को बौली के चबूतरे के पीछे छुप कर बैठे आधा घंटा ही गुजरा होगा कि जोगन के पास दो और साधु आकर बैठ गए। जोगन ने आंखें खोलकर इन्हें देखा, फिर इर्द गिर्द निगाह डाली और इन साधुओं से बातें करने लगी। इसके बारे में पहली ये चीज गलत साबित हो गई थी कि वो किसी से बात नहीं करती और खामोश रहती है। एक साधु ने पोटली में से कुछ निकालकर जोगन को दिया, जो वो खाने लगी। जोगन की ये बात भी गलत साबित हो गई थी कि वो कुछ खाती पीती नहीं। अभी तक मुजाहिद शहाद अली यही समझ रहा था कि ये साधुओं के किसी फ्रॉड ग्रोह से ताल्लुक रखती है, जो लोगों में अपने बारे में मुख्तलिफ अफवाहें फैलाते हैं और फिर खुद आकर सादा लोगों को उल्लू बनाते हैं और इन्हें लूट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। शहाद अली ने जोगन की मुस्तकिल निगरानी का इरादा तरक कर दिया। इसे यकीन हो गया था कि इसका ताल्लुक सीआईडी या मिलिट्री इंटेलिजेंस से बिल्कुल नहीं है और उसकी निगरानी के लिए वक्त ज़ाया करना बेकार है। वह बावली के चबूतरे से उठकर शेर खान और कमांडो तराबी के पास वापस आ गया और इसे सारे हालात से आगाह किया और कहा, वो एक काम फरार किस्म की जोगन है जिसका ताल्लुक सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले ग्रोह से है और ऐसी कोई बात नहीं है। शेर खान ने कमांडो तराबी की तरफ देखा। कमांडो तराबी को शायद शहाद अली की बात का कुछ यकीन आया था, कुछ नहीं आया था। कहने लगा, फिर भी मैं समझता हूँ कि जब तक ये जोगन हमारी कमी गाँव वाली सड़क पर बैठी है, हमें इसकी निगरानी करते रहना चाहिए। शहाद अली ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जाकर अपने ठिकाने पर बैठ जाता हूँ और जोगन की निगरानी दोबारा शुरू कर देता हूँ। शहाद अली इसी वक्त बावली की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर इसने देखा कि वहां ना तो जोगन थी ना दोनों साधु ही थे।
ढलान से उतरकर शहाद अली ने सड़क और इसके पीछे खेतों में अच्छी तरह से देखा। जोगन का कहीं नामो निशान तक नहीं था। वो समझ गया कि जोगन साधुओं के साथ आगे कलगाम की तरफ चल दी। इसने वापस आकर कमांडो तराबी और शेर खान से भी इसी ख्याल का इजहार किया। ये आम किस्म की, शायद वहां इसने अपने कपड़े रखे हुए थे। जब वो झाड़ी से दोबारा बाहर निकली तो इस औरत ने गेरुए लिबास पहना हुआ था। शहाद अली ने इसे फौरन पहचान लिया। ये वही सड़क वाली जोगन थी। शहाद अली वहीं दरख्त की ओट में बैठ गया और जोगन की नकलो हरकत का जायजा लेने लगा। जोगन एक तरफ को चल पड़ी। शहाद अली को भी कुछ फासला डालकर इसके पीछे हो गया। 10-15 कदम चलने के बाद जोगन एक दरख्त के पास जाकर रुक गई और अपनी बाईं जानब देखने लगी। इस तरफ दरख्त के पीछे से एक आदमी निकलकर इसके पास आ गया और इससे बातें करने लगा। जोगन ने पीछे गर्दन मोड़कर इस टीले की तरफ इशारा किया जिस टीले के गार में मुजाहिदों की खुफिया पनाहगाह थी। वो आदमी टीले की तरफ देखने लगा। फिर इसने जोगन से कोई बात की और जोगन के साथ चलने लगा। दोनों इस छोटी सी पगडंडी पर आगे जो नीचे इस सड़क को जाती थी, जहां जोगन आसन जमाए बैठी थी। शहाद अली इन दोनों का ताकुब कर रहा था। दोनों सड़क पर आकर खड़े हो गए। इतने में एक जीप आकर इनके पास रुकी। दोनों यानी जोगन और वो आदमी जीप में सवार हो गए। जीप वापस मुड़ी और जिस तरफ से आई थी उसी तरफ चली गई। शहाद अली वहीं से खूब वापस खुफिया शोबदाबाज जोगन थी और इसका CID वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं था। वो रात गुजर गई। अगले दिन शहाद अली सुबह के वक्त पनाहगाह के एक खुफिया रास्ते से निकलकर पहाड़ी के पिछली जानब आया, जहां पहाड़ी से गिरने वाले पानी ने एक छोटा सा तालाब बना दिया हुआ था। तो इसने देखा कि एक औरत तालाब में नहा रही है। पहली ही नजर में शहाद अली को लगा कि इस औरत को इसने कहीं देखा है। वो एक दरख्त के पीछे हो गया और नहाती हुई औरत को गौर से देखने लगा। औरत तालाब में से नहाकर बाहर निकली, पनाहगाह में आ गया। इसने कमांडो तराबी और शेर खान को सारा वाकया सुनाया तो कमांडो तराबी ने कहा, ये औरत खुफिया सर्विस की थी। इसने हमारी जगह की निशानदही कर ली है। हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। किसी भी वक्त फौज छापा मार सकती है। इस वक्त पनाहगाह में 4 मुजाहिद मौजूद थे। कमांडो तराबी ने इन्हें एक झाड़ी की ओट में होके फौरन पनाहगाह खाली करने का हुक्म दिया। खान से बोला, तुम शहाद अली के साथ नॉर्थ वाले टीले पर जाओ, मैं तुम्हें वहां आकर मिलूंगा। शहाद अली ने कहा, इस वक्त कमीगाह में काफी असला पड़ा है, इसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कमांडो तराबी ने सख्त लहजे में कहा, मैंने जो हुक्म दिया है इस पर अमल करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। दूसरे टीले पर शेर खान के साथ मेरा इंतजार करो। ओके सर। शहाद अली ने यह कहकर शेर खान को साथ लिया और खुफिया रास्ते से निकलकर अकबी दीवार के तरफ तेज से चलने लगा। इस दौरान चारों मुजाहिद जितना असला साथ ले जा सकते थे लेकर पनाहगाह से जा चुके थे। कमांडो तराबी लंबे लंबे कदम उठाता गार के अंदर इस कोठरी में आ गया जो असले का स्टोर था। मुजाहिद काफी असला साथ ले गए थे। इसके बावजूद वहां बहुत सा गोला बारूद पड़ा था। कमांडो तराबी ने एक थैले में से बारूदी सुरंग निकाली और कोठरी में दहलीज से 3-4 कदम आगे जहां गोला बारूद के थैले और दूसरा मैगजीन पड़ा था, वहां जमीन के अंदर इस तरीके से बारूद से सुरंगी छुपा दी कि असला और गोला बारूद के थैलों तक जाने वाले के कदम इन पर पड़ सकते थे। बारूदी सुरंगें छुपाने के बाद कमांडो तराबी ने जमीन के ऊपर मिट्टी की दरी सी बिछा दी। पनाहगाह के खुफिया रास्ते से होकर बाहर आ गया और अकबी टीले की जानब बाहर आ गया। वो टीले के पीछे से चढ़ाई चढ़कर ऊपर जहां चिनार के 3 दरख्त साथ साथ खड़े थे वहां आया तो शेर खान और शहाद अली वहां मौजूद थे। शेर खान कहने लगा, मुझे पहले ही खतरा था कि जो काम हम कर रहे हैं इसके बाद इस सारे इलाके में इंटेलिजेंस फैल जाएगी। शहाद अली बोला, हमें यहाँ से दूसरी खुफिया कमी गाह की तरफ जाना चाहिए। कमांडो तराबी ने कहा, हम कुछ देर यहाँ रुकेंगे, देखते हैं फौज या पुलिस हमारी कमी गाह पर छापा मारती है या नहीं। लाला, इसकी क्या जरूरत है? शहाद अली बोला। कमांडो तराबी ने कहा, जरूरत है तो मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ इस तरफ आ जाओ। कमांडो तराबी शेर खान और शहाद अली के साथ टीले के मशरकी ढलान पर इस जगह पर दरख्तों के नीचे झाड़ियों की आड़ में बैठ गया जहां से नीचे इनकी कमी गाह को जाने वाला तंग रास्ता दिखाई देता था। फजा खामोश थी। किसी वक्त एक परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती थी। अचानक एक ट्रक की आवाज सुनाई थी। सबने ट्रक की आवाज सुनी। ट्रक नीचे सड़क पर आकर रुक गया था। कमांडो तराबी ने कहा, यह फौजी ट्रक है, इसका मतलब है कि हमारी मुखबरी हो गई है और भारतीय फौजी हमें पकड़ने या हलाक करने के लिए आ गए हैं।
शेर खान बोला, हमें ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, फौजी इस तरफ भी आ सकते हैं। कमांडो तराबी ने कहा, मैं एक ऐसे धमाके का इंतजार कर रहा हूँ जिसमें कई धमाके शामिल होंगे। शेर खान और शाहद अली कमांडो तराबी की तरफ तकने लगे। कमांडो तराबी ने कहा, मैंने एमुनिशन में टाइम बम नहीं लगाया क्योंकि यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि फौज किस वक्त छापा मारेगी। ये भी हो सकता था हमारे अंदाजे गलत निकलें, जोगुन का खुफिया सर्विस का कोई ताल्लुक ना हो। टाइम बम लगा आता तो इसने तो अपने वक्त पर फट कर सारे एमुनिशन के जखीरे को उड़ा देना था। अब खामोशी से देखो कि फौजी ट्रक में कौन आया है। तीनों मुजाहिद झाड़ियों में छुपकर बैठे इस तंग रास्ते को देख रहे थे जो इनकी कमी गाह को जाता था। इन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें आदमियों के भागने बातें करने की नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ परिंदों की आवाजें थी। कमांडो तराबी ने आहिस्ता से कहा, ये इंडियन कमांडो बटालियन के फौजी हैं। हमारा अंदाजा सही निकला। इसके साथ ही कमी गाह के तंग रास्ते के दोनों जानब 6-7 फौजी नजर आए। इनके हाथों में स्टीन गन्ने थी। वो एक दूसरे को हाथों के इशारे से आगे बढ़ने के इशारे करते हुए एक खास फॉर्मेशन में बड़े तेज कदम उठाते मुजाहिदों की खुफिया कमी गाह की तरफ बढ़ रहे थे। इनके पीछे इसी फार्मूले में मजीद फौजी आगे बढ़ रहे थे। जब वो कमांडो तराबी शेर खान और शाहद अली की निगाहों से ओझल हो गए तो कमांडो तराबी जल्दी से उठा और बोला, पीछे की तरफ निकल चलो। वो झाड़ियों में से निकले और टीले की अकबी ढलान पर तेजी से उतरने लगे। टीले के दामन में आगे दरख्तों के झुंड दूर तक चले गए थे। वो दरख्तों में भागते चले गए। फिर 3 धमाके सुनाई दिए। ये तीनों धमाके 1-1 सेकंड के वक्फे से हुए थे। कमांडो तराबी ने रुक कर कहा, बरूदी सरंगे फट गई हैं। ये जुमला इसने पूरा भी नहीं किया था, एक ऐसा होलनाक धमाका हुआ कि जिसने सारी पहाड़ियों को हिला कर रख दिया। दरख्तों पर से परिंदे शोर मचाते उड़ गए। जमीन इस तरह हिली जैसे जिलजिला आ गया हो। कमांडो तराबी ने कहा, हमारा एमुनिशन